ये किया 25 वाला। यस सर, 144 जूल आंसर है। यस सर। ठीक है, 25 का आ रहा है 144। ठीक है, बाकियों ने कर लिया। यस सर। अब बताओ इसके बाद कौन सा पूछना है। ट्वेंटी सिक्स है। Consider a situation in which a mixture of petrol vapor and air when ignited by a spark. ठीक है, then the gases undergo explosion. So initially have non-uniform temperature and pressure, cannot be described by state variable initially, may eventually attains an equilibrium state with its surrounding after a certain time, या all of them. इसका तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। डी है इसका। ठीक है, तो इसका डी है 26 का। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, पहला तो ये है कि जब इन दोनों में स्पार्क, मतलब ये है कि जब पेट्रोल और उसको एयर को जलाया जाएगा मिक्स करके, तो उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरा है कि जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्टेट वेरिएबल से हम उसको एक्सप्लेन कर नहीं सकते। और तीसरा ये है कि जब जल जाएगा पूरा और उसके बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा सराउंडिंग के साथ। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बताओ 26 के बाद। 27, a system in equilibrium is divided into two equal parts. The systems before and after the division with respective state variable are as shown below. ठीक है, then from the above we can see that अच्छा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है ये तो बताओ पहले। मैंने बताया था आपको। साक्षी क्या होता है? बताओ। बोलो भाई, किसी और को पता है? सर एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये होगा, तो उसी के बेसिस पे आपको देख लेना है यहाँ पे। तो इसमें क्या करा है इन्होंने, एक सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यू एम और टी। यू का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी यू है सिस्टम की इनिशियली, एम क्या होगा, मास होगा, और टी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब उसके बाद क्या करा इन्होंने, जब डिवाइड कर दिया सिस्टम को, ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ है,
यहाँ पर u/2 m/2 और t लिखा है, फिर u/2 m/2 और t लिखा है। तो इसमें ये लिखा है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, पहले u था, फिर m था और t था, ये तीन आपके स्टेट वेरिएबल थे किसी एक सिस्टम के। उसके बाद जब इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया तो जो u वाला था वो u/2 बन गया दोनों में, m जो था वो m/2 बन गया दोनों में, और t जो था वो t ही रहा, यानी कि t चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी को जब आपने हाफ करा सिस्टम की, तो सिर्फ टी जो था वो कांस्टेंट रहा, बाकी जो दोनों थे वो चेंज हो गए क्वांटिटी के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू और एम जो है वो चेंज हो रहे हैं, आपके इनिशियल और फाइनल में देख सकते हो आप, दोनों चेंज हो गए, लेकिन टी जो है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि टी जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, और यू और एम जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यू और एम जो है वो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे, और टी जो है वो आपका इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। आया समझ में? बताओ। यस सर। आ गया समझ में? Yes, sir. और यस बताओ इसके सर। बाद कौन सा है? 36। 36 क्या है? The temperature of an ideal gas increases to 2 times when compressed adiabatically to half the volume. Its equation of state can be written as। तो देखो इसमें बोला आपको कंडीशन जो दी गई है वो कुछ ऐसी दी है कि टेम्परेचर जो है फाइनल वाला वो 2 times ऑफ इनिशियल टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस टू 2 times व्हेन कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ द वॉल्यूम, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ वी इनिशियल हो जाता है। तो इस केस में हम इक्वेशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो भाई इसको? पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। नहीं सॉरी, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो है इक्वेशन हमारी क्या होती है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही पढ़ा था ना? ठीक है, Yes, sir. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यही इक्वेशन जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर इनिशियल कंडीशन, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर P1 V1 T1 ये वाली कंडीशन मान लेते हैं, तो इस वाली कंडीशन पे अगर हम इस इक्वेशन को लगाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगी। और उसी तरीके से फाइनल कंडीशन जो भी होगी इसकी, उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगी। अब ये दोनों ही एक ही कांस्टेंट के बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप लिखोगे, और एक और चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक और रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। एक रिलेशन तो हमारे पास पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक तो हम ये वाला यूज करेंगे, और दूसरा रिलेशन हमारा जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, ठीक है, वो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है।
तो n और r ये दोनों अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या हम ये बोल देते हैं कि n की वैल्यू जो वो 1 के बराबर है, तो r तो पहले से कांस्टेंट है, तो nr की वैल्यू को हम एक और कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज हमारा हो गया पीवी इक्वल टू कुछ भी मैं कह देता हूँ सी टी के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक और रिलेशन में निकाल सकता हूँ, प्रेशर का जो है, प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी टी बाई वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है टी बाई वी, ये हम यहाँ पर रख सकते हैं पीवी पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। तो ये क्या हो जाएगा, पी पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, सी टी बाई वी रखेंगे। तो सी टी बाई वी मैंने यहाँ पर रखा, और ये वी टू दी पावर गामा ऐसे पहले से ही है, और ये के कांस्टेंट है। और ये वाले सी को भी मैं इधर अगर भेज दूंगा, तो ये जो टोटल क्वांटिटी होगी वो भी एक कांस्टेंट के बराबर ही होगी। तो टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी, ये नीचे आ जाएगा, इसके के बाई सी हो जाएगा। और के बाई सी कुछ भी एक मतलब कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होता है। ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये टी हो गया, ये वी टू दी पावर गामा है, और एक नीचे वी की पावर 1 है। तो ये जब ऊपर आएगा वी की पावर 1, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, वी की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो टी वी टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। तो एक रिलेशन ये होता है, और एक रिलेशन मतलब ये है कि आपको अब ये दो रिलेशन याद रखने हैं। कहीं पर भी एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा, तो एक रिलेशन तो आपका ये हो गया पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट के बराबर होता है, और यही कांस्टेंट किसके बराबर होता है, टी वी टू द पावर गामा -1 के बराबर होता है। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं जो कि दोनों कांस्टेंट के बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यही वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हो। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपने दो कंडीशन मान ली, इनिशियल और फाइनल। P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसी इक्वेशन को आपने क्या लिख लिया, टीवी के टर्म्स में लिख लिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। तो अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 की पावर गामा -1 अपॉन V1 की पावर गामा -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा -1, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन यहाँ पर मिल गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1, ठीक है। ये अब रिलेशन मिल गया। अब कंडीशन जो आपको दी थी वो ये दी थी कि जो फाइनल टेम्परेचर था वो आपका इनिशियल टेम्परेचर का दुगना हो रहा था, और दूसरी कंडीशन ये दी थी कि जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो रहा था। तो V2 इक्वल टू V1/2 और T2 इक्वल टू 2T1, ये हम इसमें रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो T1 रखा है, T1 हो गया, ये T2 की जगह आपने क्या रख दिया, 2T1 रख दिया, और यहाँ पे V2 की जगह आपने V1/2 रख दिया। तो ये V1/2 हो गया, इंटू ये 1/V1 पहले से ही है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, गामा -1 हो जाएगी। अब ये V1 से ये V1 कैंसिल हो गया, और ये वाले T1 से ये वाला T1 कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर गामा -1। अब ये इधर 1/2 है, उधर भी 1/2 है, दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो दोनों की पावर जो है वो सेम हो जाती है। कहीं पर भी अगर बेस दोनों के सेम दिखेंगे और पावर जो है वो भी सेम हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में 1/2 की पावर 1 है, और राइट साइड में 1/2 की पावर गामा -1 है। इसका मतलब क्या है कि गामा -1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गामा की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1 हो जाएगी, यानी कि 3/2 हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्या आ रहा है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अरे 1/2 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है, गलत लिख दिया। तो गामा -1 की जो वैल्यू वो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 के बराबर मिल जाएगी। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हम इस इक्वेशन को जो है, ये जो इक्वेशन हमारी लिखी जा सकती है 36 वाला जो है, तो ये क्वेश्चन अब कैसे लिखी जा सकती है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में पीवी की पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो गामा की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 आई, उसको 2 को हमने यहाँ पे रख दिया, तो पीवी की पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया।
ठीक है, आ गया समझ में ये वाला? यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये दो रिलेशन आपने याद रखने हैं, ये वाले पीवी की पावर गामा -1 और टीवी की पावर गामा -1 आपस में दोनों एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताओ इसके बाद कौन सा पूछना है? बताओ। बताओ भाई, पूछना है कि नहीं पूछना है किसी को? इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3%। ठीक है, तो इफ CP/CV का जो आपको रेशियो दिया है 37 38, तो पहले 38 देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दी है कि प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3%, यानी कि P2 की जो वैल्यू है या जो P फाइनल है वो आपका क्या है? प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%, यानी कि P इनिशियल में, यानी कि P1 जो प्रेशर था उसमें आपने उसका 3/2% जो है वो ऐड कर दिया, सॉरी 2/3%। ठीक है, तो 2/3% का मतलब क्या है कि 2/3 इंटू 100% ऑफ P1। ठीक है, इतना आपने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा P1 प्लस 200/3 P1। और उसके बाद दिया है कि CP/CV का जो रेशियो है वो 3/2 है। CP बाई CP CP/CV इज इक्वल टू 3/2 दिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वॉल्यूम जो डिक्रीज है वो कितने परसेंट से गिरेगा। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है, और इक्वेशन आपने वही वाली सेम यूज करनी है। ओके, तो अब आप इसे कैसे करोगे? तो देखो, CP और CV का जो रेशियो है वो आपको 3/2 दिया है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए पहले से कि CP/CV जो है इसी की रेशियो को हम गामा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 3/2 के बराबर दी है। तो CP/CV का जो रेशियो है वो गामा के बराबर होता है, और CP-CV का जो रेशियो है वो आर के बराबर, मतलब CP-CV का जो डिफरेंस है वो आर के बराबर होता है। तो ये दो रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो गामा की वैल्यू 3/2 दी है, तो यहाँ पर अगर हम वो एडियाबेटिक वाली इक्वेशन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? PV की पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन गया। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमें लॉग लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग पी वी की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसे लॉग के कह देता हूं मैं। ठीक है, तो लॉग के हो गया। दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये p और ये जो v की पावर जो भी दी है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो log a इंटू बी जो होता है वो क्या हो जाता है? log a प्लस log b के बराबर हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? log p प्लस log v की पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा, और राइट साइड में log k ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है log p प्लस log, ठीक है, और ये जो पावर है, जब भी आपका किसी भी क्वांटिटी का लॉग आप निकाल रहे होते हो उसके ऊपर पावर अगर होती है तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log p प्लस 3/2 log v इज इक्वल टू log ऑफ k। ठीक है, अब इसके बाद जो है log p प्लस 3/2 log v इज इक्वल टू log k, ये आ गया। एक्चुअली ये ना किसी का रिलेशन है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ठीक है, ये जो आपके पास मिला है ये एक रिलेशन है, जो रिलेशन हमें क्या देगा कि ये जो log p प्लस 3/2 log v है, ये आपका log k के बराबर है। ठीक है, और ये होता है कि मतलब कांस्टेंट का जो ये log है, ये तो आपका 0 के बराबर होगा। चलो इसे अभी स्किप कर दो। ठीक है, ठीक है, इस वाले को स्किप कर दो अभी। और कौन सा पूछना था? 37 वाला ना? 37। 37 है, amongst the following relation which is true in the case of an adiabatic process where gamma is equal to cp by cb। तो ये तो आप कर सकते हो अभी तक जो आपने रिलेशन पढ़े हैं। देखो, गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इनमें से ये चारों में से पूछा गया है कि कौन सा वाला रिलेशन सही होगा। ठीक है, तो आपने अभी रिलेशन जो पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, और दूसरा क्या रिलेशन था? टी वी की पावर गामा -1। ठीक है, तो पी वी की पावर गामा माइनस पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन से आप एक और रिलेशन यहाँ पर निकाल सकते हो। तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम्म, अगर v की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एनआरटी अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एनआरटी अपॉन पी हो गया। और कुछ भी बोला है क्या इसमें? सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा। हाँ ठीक है, म्यू वी की वैल्यू क्या आ गई? एनआरटी अपॉन पी आ गई।
अब ये आपने जो है, जो आपके पास इक्वेशन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें आप क्या कर दोगे, ये वी की वैल्यू को रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी, और ये हो गया एनआरटी अपॉन पी, इसकी पावर कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो वी की आपने जो वैल्यू थी आइडियल गैस इक्वेशन से इसमें रख दी, तो पी इज इंटू एनआरटी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और ये एन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, ये एन और आर इसको आप कांस्टेंट में उधर भेज दोगे, ठीक है। कैसे भेजोगे, तो ये पी हो गया, और मैं सबके ऊपर पावर गामा रख देता हूँ, तो ये एन की पावर गामा हो जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर गामा का मतलब कि हर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होगी, गामा के बराबर होगी। तो एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, और टी की पावर गामा, और नीचे कितना हो जाएगा, पी की पावर गामा। ये हो गया आपका एक कांस्टेंट के बराबर। अब ये जो आपको दिख रहा है एन की पावर गामा, एन पहले से एक कांस्टेंट है, उसकी पावर कुछ भी कर देंगे तो वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। और आर ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये पहले से एक कांस्टेंट होता है, इसकी पावर गामा कर दोगे तो ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा पी, और इधर क्या बचेगा, टी की पावर गामा अपॉन नीचे क्या बचेगा, पी की पावर गामा, और इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन की पावर गामा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर गामा। अब कांस्टेंट अपॉन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ये जो है ये एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर ही होगा। तो यानी कि पी टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया, कांस्टेंट के बराबर मिल गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है। ये पी की पावर 1 है, नीचे पी की पावर गामा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पी वन माइनस गामा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से गामा अगर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिवाइड के केस में। और ये टी की पावर गामा एज इट इज बचा रहेगा। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। टी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 37 का जो है ए हो जाएगा, पी वन टू दी पावर पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आप देख सकते हो आपको तीन रिलेशन मिल गए अब, ठीक है। एडियाबेटिक इक्वेशन के लिए आपको अब जो है तीन रिलेशन मिल चुके हैं, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ। पहला तो ये कॉमन वाला रिलेशन है, पीवी की पावर गामा, ये आपका एक कांस्टेंट के बराबर होता है। और दूसरा जो रिलेशन मिला था वो क्या मिला था, टी वी की पावर गामा माइनस वन। और ये जो तीसरा रिलेशन मिला है वो क्या है, पी वन माइनस गामा और टी की पावर गामा, ये तीनों आपस में कांस्टेंट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो अपने नोट्स में नोट डाउन भी करके रख सकते हो। तो एक बार हमने इस वाली इक्वेशन को हमने कैसे निकाला था, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन से पी की वैल्यू को रखा था पीवी की पावर गामा में, और जब हमने वी की वैल्यू को रखा तब हमें ये वाला रिलेशन मिला। और ये तीनों आपस में एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, ठीक है। आगे समझ में ये वाला। यस सर। यस सर। और बताओ इसकी बात। फोर्टी वाला 40 है, a gas is taken from V initial to V final by two processes, one is isothermal and other is adiabatic. To choose the correct option regarding the PV diagram for the two processes. मतलब स्लोप के बारे में पूछा है कि स्लोप उनका सेम होगा, स्लोप आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा मतलब, ये आपको बताना है। तो V इनिशियल से V फाइनल तक हम लेके गए हैं, पहला वाला जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन जो है वो आपकी आइसोथर्मल वाली कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि उसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो इसमें केस है वो आपका आइसोथर्मल वाला है, इसका मतलब क्या है वहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और ये लिखा है कि अ गैस इज टेकन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल बाय टू प्रोसेसेस, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला जो है वो है आपका एडियाबेटिक, जिसमें क्या होगा, चेंज इन हीट जो है वो आपका जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये नहीं दी है कि इसको कंप्रेस किया गया है या एक्सपैंड किया गया है।
तो देखो इसे आप कैसे कर सकते हो, इसे आपने थोड़ा मैथमेटिकली करना पड़ेगा। तो पहला हम केस लेते हैं आइसोथर्मल वाला, ठीक है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल वाले केस में जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है भाई, टेन फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो टेन फाई हो गया, और उसके बाद जो है आप मतलब इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आपको ये बोला है कि पीवी डायग्राम के स्लोप के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का ये पीवी डायग्राम बनाते हो, इधर मान लो प्रेशर है, इधर मान लो वॉल्यूम है, और आप यहाँ पर मान लो वी इनिशियल पे गैस थी और फिर ये वी फाइनल है, इस तरीके से मान लो आप ये लेके गए, ठीक है। और आपको जो है ये स्लोप सपोज निकालना है, ये वाला फाई या थीटा जो भी एंगल है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको। तो आइसोथर्मल के केस में जो टेन फाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डीपी बाई डीवी हो जाएगा। टेन फाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डीपी बाई डीवी हो जाएगी। अब डीपी बाई डीवी कैसे होगा भाई, क्योंकि ये देख सकते हो सामने वाला क्या है, ये पी है, और ये जो होगा डिस्टेंस ये क्या होगा, वी होगा। तो पी अपॉन वी करोगे तभी तो आपको जो स्लोप मिल पाएगा। तो डीपी बाई डीवी जो है ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। और हमें एक चीज ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमें एक बात ये पता है कि पीवी जो है वो हमारा कांस्टेंट के बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और एन और आर पहले से कांस्टेंट है, और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं तो टीबी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि पी और वी जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पीवी जो है अगर कांस्टेंट के बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने डीपी बाई डीवी निकाला है ना, ठीक है, तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपके पास है, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये पी इंटू डीवी प्लस वी इंटू डीपी, ठीक है। ये आपका किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है जीरो के बराबर होता है। मतलब आपने इसको डिफरेंशिएट करके देख लिया, ये वाली जो इक्वेशन है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो राइट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, एक का मतलब एक को एज इट इज लेते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला एज इट इज लेंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो P इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाला V हो गया, प्लस सेकंड वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला, और राइट साइड में कांस्टेंट है तो ये आपका जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जब आपको जीरो के बराबर मिल जाएगा, तो यहां से जो है आपको डीपी बाई डीवी जो है, पी डीवी की जो वैल्यू वो आपको क्या मिल जाएगी, माइनस वी डीपी के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। और डीपी बाई डीवी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये मिल जाएगी आपको माइनस पी बाई वी के बराबर, ठीक है। तो डीपी बाई डीवी यही हमें चाहिए था, इसमें टेन फाइव उसकी वैल्यू जो है माइनस पी बाई वी के बराबर आ रही है। और अगर हम दूसरा केस यहाँ पर एडियाबेटिक वाला लेते हैं, फॉर एडियाबेटिक, ठीक है। तो एडियाबेटिक के केस में आपको पता है हमारी जो इक्वेशन यूज होती है वो क्या होती है, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो पी की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, जो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अपॉन वी की पावर गामा के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर भी जो टेन फाइव की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर होगी, डीपी बाई डीवी के बराबर होगी, ठीक है। तो डीपी बाई डीवी के बराबर होगी, और यहाँ पर आप जो है डी बाई डीवी और पी की जो वैल्यू ये रखी है आपने ऊपर, इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट अपॉन वी की पावर गामा, ठीक है। तो कांस्टेंट तो आप बाहर निकाल लोगे इसमें से, कांस्टेंट ये बाहर आ गया, और इसके बाद जो है
ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, डी बाई डी वी ऑफ 1/v⁻γ, ये हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई डी वी ऑफ v⁻−γ हो जाएगा। ठीक है, तो v⁻−γ को आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई -γ n x⁻n−1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और फिर आपको बस स्लोप कंपेयर करना है कि स्लोप जो है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो आपका ज्यादा आ रहा है एडियाबेटिक वाले का। ठीक है, क्योंकि गामा की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी होती है। ओके, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे, बट ये है कि मतलब अगर आया तो आपको ऐसी कुछ इसमें करना पड़ेगा। और मतलब स्लोप की इन्होंने बात करी कि स्लोप मतलब यही है कि जो उसका फाई बन रहा है, ठीक है, फाई किस में ज्यादा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडियाबेटिक वाले केस में जो है स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक में जो आपका आ रहा है ना, मतलब उसमें जो आ रहा था आइसोथर्मल वाले में वो आ रहा है -p/v करके। ठीक है, तो -p/v आ रहा है उसमें स्लोप, और इसमें जो स्लोप की वैल्यू है एडियाबेटिक वाले केस में ये आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो इस वजह से इसका जो वैल्यू आएगा dp/dv का एडियाबेटिक के केस में वो आपका ज्यादा आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल वाला। ठीक है, तो ऐसे करके इसको समझ लो। और तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लोप ऑफ आइसो किसका ज्यादा है, हमारा एडियाबेटिक का ज्यादा है ना। ठीक है, एडियाबेटिक का ज्यादा का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा सही वाला वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज लेस देन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। ओके, तो ये याद कर लो, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं आपके में। ठीक है, तो अब क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, और फिर कल मिलेंगे। और अभी आपका टेस्ट होगा 6:25 से, या 6:30 से ही रखेंगे टेस्ट को। ठीक है, तो 6:30 से आप टेस्ट दे देना अभी।